जय हिंद दोस्तों। स्वागत है फिर से आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल IAS माय टारगेट पे। तो दोस्तों आज फिर से जो है आंसर राइटिंग लाइव में करेंगे। ठीक है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं जो कि कैमरा के समक्ष यानी कि लाइव में कर रहे हैं। बाकी ये वीडियो आप लोग यूट्यूब पे देखते हैं और अपना राय दीजिए कि ये जो आंसर हमने दिया वो कहाँ तक सही है और कहाँ तक उचित है। ठीक ना। तो आप लोगों को पहले भी बताया और आज भी बता रहे हैं कि सब्जेक्टिव आंसर जो है इनका उत्तर यानी कि सब्जेक्टिव प्रश्न का जो आंसर है, सब्जेक्टिव प्रश्न का जो उत्तर है, ये जो है सबका भिन्न भिन्न होते हैं। यानी कि हम जो देंगे वो मेरे दृष्टिकोण से होंगे। ठीक ना। और आप जो अपना आंसर लिखिएगा वो अपने दृष्टिकोण से, यानी कि कह सकते हैं यदि हम अभी ये कॉपी को देख रहे हैं तो यदि आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं तो दोनों का जो है इस कॉपी को देखने का दृष्टिकोण अलग है। ठीक ना। दोनों का कॉपी को देखने का दृष्टिकोण अलग है। कोई इसमें चित्र को देखेंगे कि इसमें देखिए ये सब वगैरह वगैरह हैं। ठीक ना। कोई इनकी समस्या को देखेंगे, कोई बहुत सारी बातें हैं, सबकी अपना अपना दृष्टिकोण होते हैं। उसी प्रकार सब्जेक्टिव होते हैं। ठीक ना। सब्जेक्टिव का जब आंसर दिया जाता है तो सब अपना अपना दृष्टिकोण के अनुकूल आंसर लिखते हैं। ठीक ना। तो अभी हम अपना दृष्टिकोण देंगे, जो भी आंसर देंगे, जो भी प्रश्न है। आज का प्रश्न संख्या तो 2 है मेरे ख्याल से, क्या है कि कल जो है सॉल्व किए थे प्रश्न संख्या 1 को। ठीक ना। तो आज हम प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे, जिसमें कि 10-10 का एक पैकेज मतलब टारगेट है। तो 10-10 टारगेट को कंप्लीट करके नेक्स्ट पेपर को देखते हैं। ठीक ना। तो अभी तक में हमने पार्ट 1 यानी सॉरी GS1, GS2 और GS3 अभी देख रहे हैं वर्तमान में। GS1 में जो है एक प्रश्न संख्या को देख लिए, प्रश्न संख्या 2 आज हम कवर कर लेंगे। ठीक ना। तो चलिए देखते हैं कौन सा प्रश्न है। नारायण नारायण, हे महादेव। तो फाइनली तो गाइस ये देख सकते हैं प्रश्न आपके सामने है। तो चलिए एक बार इनको पढ़ के सुना देते हैं, उनके बाद जो है आंसर राइटिंग हम प्रारंभ करेंगे। और आंसर राइटिंग जैसे प्रारंभ करेंगे तो आप लोगों को मालूम ही है म्यूट हो जाएंगे। कल का वीडियो में म्यूट करना भूल गए थे तो किचर मिचर कर रहे हैं जब हम इनको मतलब एग्जिट कर दिए। तो ऐसे बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है। अभी टाइमिंग लगते हैं हमको 150 सब दिखने में जो है लगभग जो है 10 मिनट लग जाते हैं। उसके बाद ये लेक्चर वगैरह जो देते हैं, मतलब जो भी बातचीत रखते हैं आप लोगों के बीच वीडियो के माध्यम से बातचीत करने में। ठीक ना। तो उतना बातचीत नहीं करना है, बस हर दिन की भांति आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है। तो ये वाला पेन मेरे ख्याल से कल ख़त्म हो जाएंगे। चलिए नवा पेन भी खरीदना है। ठीक है। तो प्रश्न एक बार पढ़ के आप लोगों को सुनाते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 2 है। ठीक है ना, जिसमें कि ये GS3 पेपर का है। ठीक है, GS3 पेपर का प्रश्न संख्या 2। ठीक। तो देखिए इसमें प्रश्न कह रहे हैं कि भारत में जो है निरंतर उच्च खाद्य मुद्रास्फीति के कारण क्या है। ठीक ना। और इस प्रकार की मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में RBI की मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता पर टिप्पणी करें। यानी कि 2 तरह का इसमें प्रश्न कर दिए हैं। तो अब हम पहले जानेंगे निरंतर उच्च खाद्य मुद्रास्फीति के बारे में, यानी कि मुद्रास्फीति, खाद्य मुद्रास्फीति जो है इनके बारे में। ठीक है। तो प्रारंभ किया जाए। चलिए किया जाए।
आंसर। ठीक है, तो आंसर हमारा कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, इस तरह ये मिस कर दीजिए। तो चलिए एक बार आप लोगों को आंसर में क्या क्या हम लिखे हैं एक बार पढ़ के आप लोगों को सुनाते हैं। तो गाइस देखिए आंसर में हमने क्या लिखे हैं। तो आंसर में दिए हैं, प्रश्न तो पढ़ के सुना ही दिए थे। तो आंसर में देखिए हम लिखे हैं कि भारत में जो है लगातार उच्च खाद्य मुद्रास्फीति के प्रमुख कारण निम्न है, जिसमें कि 3 कारणों को लिखे हैं। पहला लिखे हैं आपूर्ति पक्ष की बाधाएं, मांग में वृद्धि, वैश्विक मूल्य प्रभाव। उसके बाद दूसरा प्रश्न जो पूछे थे भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता, यहाँ पे पूछे थे ना, इस प्रकार की मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में आरबीआई की मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता। तो दूसरा यहाँ पे देखिए, तो पहला प्रश्नों का आंसर में हम 3 टॉपिक को रख दिए, जिसमें कि भारत में जिसमें कि हमने लिखे हैं भारत में लगातार उच्च खाद्य मुद्रास्फीति के प्रमुख कारण निम्न हैं, जिसमें से पहला लिखे हैं आपूर्ति पक्ष की बाधाएं, यानी कि इसमें जो है मौसम की अनिश्चितता लिखे हैं। ठीक ना, मौसम की आप लोग तो समझ ही जाइएगा क्योंकि लेवल के अनुकूल है ना प्रश्न का आंसर। तो मौसम की अनिश्चितता, अपर्याप्त भंडारण सुविधाएं और वितरण तंत्र की कमियां खाद्य आपूर्ति को बाधित करती है। ठीक है, जिससे कि कीमतों में वृद्धि होती है, आसान शब्दों में। वहीं दूसरा शब्द लिखे हैं मांग में वृद्धि। इनमें हम लिखे हैं कि आय और जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ेगी। सीधी सी बात है, जो आपूर्ति से अधिक होने पर मुद्रास्फीति को बढ़ावा देती है। उसी प्रकार तीसरा में लिखे हैं वैश्विक मूल्य प्रभाव। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो है खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि और मुद्रा विनिमय दर में उतार चढ़ाव से घरेलू बाजार में खाद्य मुद्रास्फीति प्रभावित होती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रश्नों का आंसर दिए, जिसमें कि प्रश्न था कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता के बारे में टिप्पणी करना था। तो देखिए आरबीआई मुख्यतः मौद्रिक साधनों के माध्यम से मांग पक्षीय मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है। हालांकि खाद्य मुद्रास्फीति प्रायः आपूर्ति पक्षीय है। ठीक ना, पक्षी ने ये उड़ने वाला पक्षी मत समझिएगा, आपूर्ति पक्षीय, ये पक्षीय होता है जैसे आप उनके पक्ष में हम इनके पक्ष में, तो यहाँ पे आपूर्ति पक्षीय कह रहे हैं ना। तो प्रायः आपूर्ति पक्षीय कारकों से प्रेरित होती है, जिन पर मौद्रिक नीति का सीधा प्रभाव सीमित होता है। मौद्रिक नीति आपूर्ति पक्षीय झटके से उत्पन्न खाद्य मुद्रास्फीति को प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं कर सकती। क्लियर है। उसका निष्कर्ष में लिखिए कि खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति के साथ साथ आपूर्ति पक्षीय सुधार आवश्यक है। इसमें जो है कृषि अवसंरचना का विकास, आपूर्ति श्रृंखलाओं की दक्षता में सुधार और विकास प्रणालियों को होगा। ठीक ना, प्रणालियों को मजबूत करना शामिल है। ठीक है, और विकास प्रणालियों को मजबूत करना शामिल है। केवल मौद्रिक उपायों से खाद्य मुद्रास्फीति पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करना कठिन है। इसके लिए व्यापक नीति दृष्टिकोण की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये था कुछ टिप्पणी इस पे की। अब प्रश्न संख्या 3 पे चलेंगे अगले दिन। ठीक ना, अब थोड़ा सा जो समय बचे हैं वो हम थोड़ा दे देंगे बुक पे। ठीक ना, हर दिन के भांति जैसे कि पहले भी बताए थे आप लोगों को कि एक वीडियो में एक चैप्टर को कवर करना है, तो हमने इसमें टोटल 3 चैप्टर को कवर कर लिए हैं। अब चौथा चैप्टर आज हम कवर कर लेंगे। ठीक ना, तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म। मिलते हैं अब चैप्टर संख्या 4 वाले वीडियो में। ठीक है, तो फिलहाल के लिए बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू। आप अपना प्रतिक्रिया यानी कि टिप्पणी यानी कि कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय बाय।